नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान विधानसभा का सत्र चल रहा है और आज का दिन विधानसभा में यानी कि सदन में बेहद हंगामेदार रहा। पक्ष विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। तमाम मुद्दों पर एक दूसरे को घेरा गया और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चला। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि आज राजस्थान विधानसभा में ऐसे कौन से मुद्दे थे जो कि सबसे ज्यादा हाईलाइट्स पर रहे, यानी कि सबसे ज्यादा जिन मुद्दों पर फोकस रहा उन पर बातचीत करेंगे। और इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों से जो प्रवक्ता है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ राजकुमार मीणा जुड़े हैं तो वहीं बीजेपी से लक्ष्मीकांत पारिक हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। जी, सबसे पहले बात बिजली के मुद्दे पर। बिजली कटौती का मुद्दा राजस्थान में इस वक्त सबसे ज्यादा छाया हुआ है और आज जब सदन में इस मुद्दे को उठाया गया बूंदी विधायक द्वारा तो सदन में जमकर के हंगामा बरपा। बिजली कटौती एक ऐसा मुद्दा है जिसमें विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जब से भजनलाल सरकार आई है तब से वो बिजली आपूर्ति करने में असमर्थ रही है। तो वहीं भजनलाल सरकार और बीजेपी का आरोप है कि गहलोत सरकार ने अपने समय में कर्जा इतना ले लिया और बिजली इतनी उधार ले ली कि हमें वापस से जो उधारी है उसे चुकाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी आपका रुख करूंगी, क्या कहेंगे बिजली मुद्दे पर? भजनलाल सरकार पर बार बार आरोप लग रहे हैं, बार बार सवाल उठ रहे हैं। बिजली कटौती मुद्दे को लेकर आज विधानसभा में जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों का माननीय हीरालाल जी नागर साहब ने बड़ी शालीनता और संजीदता जवाब दिया। मैं समझता हूँ जवाब के बाद मुझे शायद कुछ आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आज प्रश्न जनता के आपके बीच आपके माध्यम से है, इस पर मुझे जवाब देना आवश्यक होता है। पिछले भारतीय जनता पार्टी सरकार बने राजस्थान के सभी ऊर्जा के उत्पादन केंद्रों को खोला गया, चाहे धौलपुर का हो चाहे अन्य कोई केंद्र हो, सभी खोला गया। लेकिन जो विद्युत नीति पिछली सरकार की रही, जिसे मई जून के महीने में उधार की बिजली चुकाने जैसा समझौता किया गया, जो जनता के हित में अकल्याणकारी था, मैं समझ राजस्थान के हित के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता तो कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया वही समझौता था। समझौते के तहत जिस प्रकार से सस्ती बिजली को महंगे दाम पर खरीदना और फिर महंगे दाम पर वापस लौटाना, इस प्रकार की बिजली बनाकर कांग्रेस के नियामक आयोग के नियमों के साथ खिलवाड़ करते हुए राजस्थान की जनता साथ खिलवाड़ किया। उसका दुखद परिणाम रहा कि राजस्थान में बिजली कुछ समय के लिए कटौती करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद सौर ऊर्जा के माध्यम से हो अन्य माध्यमों से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जिस प्रकार बिजली नीति को लेकर मैं समझता हूँ काम किया होगा वह राजस्थान के इतिहास में अभूतपूर्व है। उन्होंने राजस्थान के किसानों को पानी के लिए बिजली उत्पादन देने का काम किया। राजस्थान के हर गांव और पंचायत और शहर में बिजली समुचित रूप से कम से कम 8 घंटे पहुंची, इस बात का प्रबंध सरकार ने किया। माननीय हीरालाल जी नागर ने, माननीय अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कुछ कोयले को लेकर प्रश्न खड़ा किया। मैं समझता हूँ कि विपक्ष का भूमिका नहीं चाहिए, सकारात्मक विपक्ष भूमिका माननीय गहलोत जी निभाते तो अच्छा लगता है, लेकिन गहलोत जी सीनियर लीडर भी कभी कभी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की झूठ बोलते हैं। जैसा कि बिजली के उत्पादन को लेकर उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विषय को लेकर कहा कि इसमें 26,000 भूमि का जो हमने जो जिसको क्लियरेंस हमको 12 दिसंबर 23 को मिल गई थी, उस 26 हेक्टेयर भूमि जो 19 जनवरी 2024 को और 30 हेक्टेयर भूमि 24 मार्च 2024 सरकार को सौंपी गई थी, उसमें प्रतिदिन 9 रैक कोयला राजस्थान में मिल रहा है। जबकि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कोयला नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार का झूठ का जाल फैलाने का काम माननीय गहलोत जी ने किया है। मुझे सुखद अनुभूति हो रही है कि राजस्थान में इस समय बिजली की कटौती कहीं नहीं हो रही। राजस्थान में संपूर्ण जिला हेडक्वार्टर्स पर, तहसील हेडक्वार्टर्स पर, गांव और ढाणी में 8 घंटे कम से बिजली दी जा रही है। राजस्थान के किसानों को रात में पानी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ रहा। राजस्थान किसान सूरज के साक्षी के साथ अपने खेतों को पानी देने की व्यवस्था राजस्थान सरकार ने की है। तो समझता हूँ राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने और राजस्थान के विद्युत मंत्री ने जिस प्रकार का काम पिछले 6 महीनों के अंदर आचार संहिता होने के बाद भी किया है, उसके 2 साधुवाद की बात है।
जी राजकुमार जी, क्या कहेंगे? आपकी पार्टी, आपके कार्यकर्ता, आपके नेता लगातार भजनलाल सरकार पर हमलावर है बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर के। मगर ये बात पहले भी बार बार कही जा चुकी है और अभी भी इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि अशोक गहलोत ने कर्जा इतना ले लिया, दूसरे राज्यों से बिजली इतनी उधार ले ली कि अभी पीक सीजन में हमें उस बिजली को वापस से उन राज्यों को लौटाना पड़ रहा है और इसी वजह से बिजली कटौती की समस्या बनी हुई है। जबकि भजनलाल सरकार का ये भी कहना है, जो कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, उनका कहना है कि हमने ऐसा मॉड्यूल तैयार किया है कि अब हम दूसरे राज्यों को उधार पर बिजली देंगे। क्या कहेंगे? इसी का जी एक तो पक्ष का भारतीय जनता पार्टी वालों का हमेशा विपक्ष पे ये आरोप लगाना कि कर्जा करके गए थे, ये करके गए थे, ऐसी नीतियां बनाई, ये कोई नया नहीं है। जनता इसको सुन सुन के उब चुकी है। मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी सरकार रहे, चाहे भाजपा रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ ना किसी भी सरकार ने कर्जा लिया हो या ये किया हो। आप ये देखिए कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, हमारी कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, कितने ही इन्होंने कोल माइंस से हमारे कॉन्ट्रैक्टर कैंसिल करवाए, हमें कोयला नहीं दिया। तब भी हम लोगों ने इतनी मुसीबत झेलते हुए भी इस प्रदेश की जनता को कभी बिजली कटौती का बहुत ही कम हमने सामना करना पड़ा और बहुत ही अच्छी तरीके से उनको बिजली मिली। और आरोप लगाने में विपक्ष नहीं, आप इनके खुद के विधायकों के पत्र देख लीजिए, खुद इनके विधायक बोल रहे हैं कि हमारे इलाके में बिजली आती है, नई बात तो है नहीं। और दूसरे में आपको बता देता हूँ, ये कितना बड़ा झूठ है कि किसानों को दिन में बिजली मिली है। एक भी जगह के मुझे एक आदेश दिखा दीजिए। आने के बाद आप स्वयं सोचिए कि जब इनकी सरकार आई थी जनवरी फरवरी, वो चलता है सर्दी का महीना, उस समय पे बिजलियां मिली, रात को मिली, हम सबको मालूम। उसके बाद गर्मी आ गई, अभी बरसात आ गई, किसानों को कहीं भी सिंचाई पेयजल के लिए बिजली की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो भी कितना बड़ा झूठ इनके द्वारा बोला जाता है कि हमने रात को किसानों को बिजली दी। अरे किस फीडर पे दी, किस जिले में दी, किस कस्बे में दी, किस ढाणी में दी, उसका नाम तो होगा ना। एक बोलना अलग बात होता है। और दूसरी बात, बीजेपी प्रवक्ता महोदय यहाँ कितनी ही सफाई देते हैं, लेकिन जनता ने बिजली की मार झेली है, हमने उसको देखा है। और यहाँ तक ही नहीं, बिजली कटौती के कारण गांव ढाणिया नहीं, यहाँ तक कि शहरी अस्पतालों में बिजली कटौतियां हुई है, आईसीयू में बच्चे मारे गए, ये सब मीडिया में आया है, प्रिंट मीडिया में आया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया है। ये सब कुछ होने के बाद अगर मैं मानता हूं इनका इतना अच्छा सुशासन होता, बिजली कटौती अगर ये समय पे दे पाते सरकार बनने के बाद, तो लोकसभा में जनता इनको आईना बिल्कुल नहीं दिखाती। पत्रिका झूठ, अखबार झूठ बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया झूठ बोलता है, जनता झूठ बोलती है, इनके विधायक झूठ बोलते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता कि इनके विधायक इनके शिकायत करते हैं, इनके प्रवक्ता हालांकि हालांकि इसी का प्रवक्ताओं का काम क्या होता है कि अपनी पार्टी की कमियां ढकना होता है। नहीं नहीं राजकुमार जी, बड़े आरोप आप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं मीडिया झूठ बोलती है, अखबार झूठ बोलते हैं, संविधान का चौथा स्तंभ, आप बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या सबूत? नहीं इसी का आपने पूरा सुना नहीं, मैंने ये बोला कि जब बिजली कटौती हुई, तो प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया है कि प्रदेश में बिजली कटौती हुई है। तो क्या उन्होंने झूठ बोला? मेरा ये है, झूठ बोलने का मैंने आरोप इन पे नहीं लगाया, झूठ बोलने का आरोप मैं बीजेपी पे लगा रहा हूँ। जब मीडिया में आती है, लगातार खबरें छपती है, तो क्या वो झूठ बोलते? मुझे समझ में ये नहीं आता कि जनता सब कुछ पढ़ती है, जनता सब कुछ देखती है। इनके विधायक, और सबसे बड़ी समस्या सदन में अभी क्या चल रही है, इनसे किसी भी बिजली के बारे में बात कर लो, ये हंगामा खड़ा कर देते, ले दे के हिंदू मुसलमान पे बच जाते हैं। आप इनसे जल संकट के बारे में बात कर लो, ले दे के मुद्दे को बदल देते हैं। ये खुद कहते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला कि डबल इंजन की सरकार नहीं, आपके इंजन 4 लगे हुए हैं, चारों दिशाओं में जा रहा है। तो बड़ी इनको चिढ़ हो जाती है। मुझे समझ में ये देखना सबसे बड़ा रोचक है कि जनता सब कुछ भली भांति देख रही है, लेकिन ये उसको स्वीकार नहीं कर रहे। मत कीजिए स्वीकार, अभी उपचुनाव आ रहे हैं और उसका नतीजा आपके सामने आ जाएगा। आपको स्वीकार करना ना करना, आपकी कमियों पे आप पर्दा डालिए, ये आपका बेखूबी काम है, आपकी पार्टी का काम है, उससे हमें कोई नहीं वो दिक्कत नहीं है। आप अच्छा करोगे तो जनता आपको अच्छे रिजल्ट देगी, आप गलत करोगे तो जनता देगी। आपको लोकसभा में जनता ने आईना दिखाया, और निश्चित तौर पे आने वाले उपचुनाव में 5 सीटों पे बहुत ही अच्छी तरीके से और बढ़िया मार्जिन से जनता फिर से आपको आईना दिखाने वाली। क्या कहेंगे लक्ष्मीकांत जी? बड़े सवाल बीजेपी के ऊपर खड़े हो रहे हैं और आप देखिए कि अभी हाल ही में, अगर आपको पता हो, सीएम का एक बार मेरी बात सुन लीजिएगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक स्टेटमेंट था कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि कोयला खनन के लिए वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति दी है और इसीलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम को धन्यवाद पत्र लिखा था। मगर छत्तीसगढ़ के सीएम ने तो इस बात को नकार दिया है। वो तो कह रहे हैं कि हमने ऐसी कोई अनुमति दी ही नहीं है। ठीक है, समझता हूँ। सबसे पहले आपकी बात का जवाब देता हूँ। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है, उनके बयान को
उन्हीं अनुरोधों को पूर्ण न होने के कारण आप लोग जिस पर मीडिया में दिया गया वह न्यायोचित नहीं, वे पूर्ण गलत तथ्यों पर आधारित बयान उनका छापा गया है। उन्होंने कहीं से भी इस बारे में डिनाई नहीं किया उसको, का माननीय मुख्यमंत्री पत्र लिखा है, उसके साथ 34 हेक्टेयर भूमि की क्लियरेंस भी वहां से दी गई है जो रिकॉर्ड पर है। और इस पर आज माननीय हीरा जी नागर ने सदन के अंदर भी अपने जो उनका भाषण था उसमें रिकॉर्ड किया है। तो मैं समझता हूँ जो सदन में जिस बात को कह दिया गया हो, मीडिया पर बैठकर उस बात में वो दलील दूं तो न्यायोचित भी नहीं होगा। सदन में इस बात के लिए दी गई 34 हेक्टेयर जमीन इसके लिए आवंटित कर दी गई है। तो पहले की भूमि और अब क्या 34 हेक्टेयर भूमि इसका आवंटन कर दिया गया है। अब मेरे कांग्रेस साजिद दोस्त ही बोल रहे थे, मेरे छोटे भाई राजकुमार अभी बड़े प्रश्न खड़े थे, मैं एक प्रश्न राजकुमार जी के आपके मध्य राजकुमार जी करना चाहता हूँ। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने यदि 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन राजस्थान बढ़ाया हो, राजस्थान के अंदर, मैं उदाहरण ली बिजली बात नहीं कर रहा हूँ, तो कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन कांग्रेस ने किया बता दें। वर्तमान समय में धौलपुर का आपके धौलपुर का जो पावर प्लांट था वह 5 वर्षों आगे बंद क्यों हो रहा, वहां पर महंगी बिजली का उत्पादन क्यों हो रहा था बता दें। हमने उसको शुरू किया, उसके माध्यम बिजली का उत्पादन हमने बढ़ाया, ये किया कि नहीं किया बता दें, आप बता दें, कांग्रेस के मेरे मित्र बता दें। तो जिस प्रकार, और आप जनवरी फरवरी बात करें, निश्चित रूप से राजस्थान में सरकार बनने के बाद जिस प्रकार की दशा और दिशा कांग्रेस यहाँ पर राजस्थान के छोड़कर गई थी, उसे जूझने का काम निश्चित रूप से शुरुआती दौर में हुआ। लेकिन उसके बाद राजस्थान के अंदर गर्मी की भयावह गर्मी होने के बाद राजस्थान में कहीं बिजली के हाहाकार सुनने को नहीं मिला। जिस प्रकार का तांडव राजस्थान के अंदर पिछले लंबे समय से पिछले 5 वर्षों में दिखता था, वह देखने को नहीं मिला। तो मैं ज्यादा समझता हूँ, सम्मानीय राजकुमार जी से निवेदन करना चाहूंगा, याद है राजकुमार जी, कृपया अपनी सरकार के समय बिजली का कितना मेगावाट उत्पादन था उस पर गौर फरमाएं, और उसके पहले वसुंधरा सरकार के बिजली का मेगावाट का उत्पादन कितना था उस पर गौर फरमाएं, और वर्तमान में कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ा है उस पर भी गौर फरमाएं, तो ज्यादा न्यायोचित होगा, जनता को हम अच्छे से बता पाएंगे। जहां तक सदन की बात कर रहे थे मेरे फाजिल दोस्त राजकुमार जी, अपने जो आजकल कथित डांस के लिए मशहूर आदरणीय डोडासा जी के बारे में कह रहे थे। मतलब डोडासा जी बारे में क्या बात करूं, जनता डोडासा जी को समय समय पर बताती रहती है, बता भी देगी। एक मशहूर डांस के लिए निश्चित रूप से अपनी नृत्य प्रतिभा के लिए माननीय डोडासा साहब राजस्थान की प्रतिभाओं में जाने जाएंगे, बात बिल्कुल सही है। लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार के राजस्थान विधानसभा में माननीय जूली साहब को पछाड़ने का काम करने का प्रयास माननीय डोडासा साहब कर रहे हैं, राजस्थान के विधानसभा में एक ही बात देखने मिल रही है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन, डोडासा है जूली जी, दोनों प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन जोर से बोले, कब बैल में खड़ा होकर आए और कब हंगामा बरपाए और किस बात को किसको श्रेय मिल जाए। इस बात को लेकर राजस्थान की विधानसभा में प्रतिस्पर्धा 2 लोगों बीच में देखने मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि पहले तो कांग्रेस तय कर ले कि उनका नेता प्रतिपक्ष है कौन, जूली जी है डोडासा जी है, ये दोनों तय कर ले, किसे कब और कैसे बोलना है ये भी तय कर ले। प्रश्नकाल में किसे बोलना है, पर्ची लेकर किसे बोलना है, खर्ची लेकर किसे बोलना है, ये भी तय कर ले। मैं समझता हूँ जिस प्रकार की बात माननीय डोडासा साहब करते हैं, न तो प्रश्नकाल के अंदर प्रश्न खड़ा कर पाते हैं, न शून्यकाल के अंदर प्रश्न खड़ा कर पाते हैं। आखिर डोडासा जी राजस्थान की विधानसभा के अंदर किस प्रकार से बातचीत करनी चाहिए, मंत्री रहने के बाद भी वे जिस प्रकार व्यवहार करते हैं, राजस्थान की विधानसभा गरिमा को रोज गिराते हैं, रोज राजस्थान की विधानसभा गरिमा का हनन करते हैं। आज भी उनको माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने डांटा 2 बार। तो जिस प्रकार का माननीय प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष के लिए कहना पड़ा कि हम आपको नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे विनम्रता अनुरोध करते हैं कि अपने पद का सम्मान बनाए रखें। तो मैं समझता हूँ राजस्थान की विधानसभा के अंदर आजकल कुछ काम हो रहा है, उसे होने दें। विधायकों के प्रश्नों का जवाब मिल रहे हैं, उन्हें लेने दें, और जनता को राजस्थान की विधानसभा के अंदर होने वाले प्रश्नकाल, शून्यकाल, अन्य अभिवचनों के साथ जनता को लाभान्वित होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। निश्चित रूप से राजकुमार जी बड़ी देर से आपकी बातों पर मुस्कुरा रहे हैं, शायद कुछ कहना भी चाह रहे हैं। अच्छी बात है, मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं लोग। राजकुमार जी क्या गुस्सा वैसे भी विवेक को हर लेता है, इसलिए मुस्कुराहट हमेशा विवेक बनाए रखती है। अच्छा, मेरे छोटे भाई मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराना चाहिए। छोटे भाई की बात सुन लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए राजकुमार। बिल्कुल बिल्कुल। इसी का किसी झूठ को बड़ा अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने पे हंसी तो आती है। उन्हें पता है कि मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल झूठ है, लेकिन जो एक अदा होती है और किसी झूठ को सच कैसे कहा जाता है, वो इनकी अदा देख के मैं काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा था। बात आती है कि सदन में कौन सवाल उठाए। सदन में कांग्रेस के 70 विधायक अगर जीत के गए तो सबको अधिकार है, जिसको जो समझ में आना है। लेकिन समस्या कहाँ आती है, इनके ही मंत्री पहले तो 1 महीने से जो सवाल पूछना चाहते थे जनता उनका जवाब नहीं देके आदिवासी हिंदू में उलझाए रखा, और जब वो काम नहीं चला तो आज माफी मांगते हैं। आप इनके मंत्रियों के कामकाज देखो, उनसे कभी शिक्षा के बारे में पूछा जाता है तो उसके बारे में बिल्कुल वो जवाब देना नहीं चाहते। उनसे बस यही सांप्रदायिकता के अलावा कुछ भी इनसे कार्य करवा लो। आप देखिए, जब भी इनसे सीधे तौर पे
कोई सवाल पूछा जाता है, इनके विधायक हंगामा कर देते हैं, अध्यक्ष जी खड़ा होकर उनको बिठाने का काम कर देते हैं। अरे आपसे अगर कोई चीज पूछ रहे हैं तो उस मुद्दे पे सीधी बात ना करके कभी आप केंद्र पे पहुंच जाते हो, कभी हिंदू मुसलमान पे पहुंच जाते हो, कभी आप गायों पे पहुंच जाते हो, कभी आप बेल पे पहुंच जाते हो। अरे होता क्या है कि विधानसभा की कार्यवाही नेताओं के अलावा आम जनता भी देखती है, और बड़ा आजकल जो ड्रामा राजस्थान की विधानसभा में चल रहा है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कॉमेडी सर्कस खोल रखा है। आप उनसे कुछ चीज पूछिए तो उस पे मुद्दे पे ना जाके किसी और का जवाब देते थे। तो सीधे सीधे तौर पे ये है कि अगर जनता की परेशानी है तो उसको समाधान कीजिए। पूर्ववर्ती सरकारों पे ढोलना कहां तक न्यायोचित खोल है? रखा है, बोलने नहीं देते हैं। मगर आप देखिए कि विपक्ष कितने पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद किए बैठा है इस वक्त सदन में। जब जब पक्ष के नेता या मंत्री जी किसी सवाल का जवाब देने के लिए खड़े होते हैं, तब तब विपक्ष हंगामा करना शुरू कर देता है। देखिए, मैं राजकुमार जी की बात का कुछ जवाब देता हूँ। आदरणीय राजकुमार जी ने बड़े प्रश्न उठाए हमारे सवाल कर रही थी लक्ष्मीकांत जी, राजकुमार जी जी, राजकुमार जी चले सवाल। जी राजकुमार जी। नहीं, विपक्ष हंगामा कब करता है इसी का जी। अगर आपसे बिजली के मुद्दे के बारे में पूछा हो तो आप बताइए कि बिजली क्यों नहीं आ रही। आपसे पानी के मुद्दे के बारे में मुझे उसका समाधान बताइए। अब आपसे वहां पूछा गया कि आपके कार्यकाल में 900 बीघा वन भूमि पर कब्जा करके खनन माफियाओं द्वारा 4 करोड़ फीट काट दिए गए, उसकी शिकायतकर्ताओं ने उन शिकायतकर्ताओं ने वीडियो जारी किए, उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। आपके अधिकारियों से इसके बारे में सवाल पूछा जाता है तो आपके अधिकारी कह देते हैं कि इससे जो करना हो कर लो। उसके वीडियो बेकायदा सोशल मीडिया में वायरल हुए। इसका सब सवाल पूछने के लिए प्रश्न विपक्ष के द्वारा उठाया जाता है तो पक्ष उस मुद्दे पे बात ना करके किसी मुद्दे पे चल जाता है। तो ये कॉमेडी सर्कस है। तो पूछा वन मंत्री से जाता है, बोल 10 जने जाते हैं, और ठीक है आपके मंत्री उसका जवाब देना दे, आपके विधायक भी बीच में पूछ जाते हैं, और बची कुछ की जो कसर रहती है वासुदेव देवनानी जी अध्यक्ष साहब वो खड़े होकर कर देते हैं। जब भाजपा का बीच में बोलता है तो बड़े आराम से चेयर पे बैठे हो रहते हैं, मान्य महोदय बैठ जाइए बैठ जाइए। जब विपक्ष वाले कुछ बोलते हैं तो चेयर से खड़े हो जाते हैं। उनकी ये अदा बड़ी अच्छी लगती है। जब किसी का झूठ दबाना रहता है ना, या तो आप तेज बोलो, अपने हाव भाव तेज कर दो, उछल कूद करने लग जाओ। तो ये जो पूरा सर्कस चल रहा है मैंने इसको देख के बुरा बोल रहा है। आप अगर अध्यक्ष हो तो आपकी गरिमा आपकी मर्यादा बनी, दोनों पक्षों को ध्यान से सुनिए, दोनों पक्षों को मौका दीजिए। स्पीकर साहब पे भी बड़े सवाल इन्होंने उठाए, इसके साथ ही बीजेपी मंत्री और विधायकों मैं समझता हूँ माननीय राजकुमार जी को संसदीय परंपरा को पालन करना चाहिए। और राजकुमार जी जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, मतलब राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष के लिए किसी प्रवक्ता ने आज तक नहीं किया। मुझे लगता है संसद को सर्कस बोलकर एक मिनट राजकुमार जी सुनिए, अभी आपको बात नहीं तो बीच में मैं नहीं बोलता, आप बोल रहे जितना बोल रहे हैं। नहीं बोलने का कोई आवश्यकता नहीं। मैंने आप बोलिए जितना बोल रहे हो उतना बोल लीजिए। अमर्यादित शब्द बोले तो बताइए। आप राजस्थान की सबसे हमें आपके लिए अंग्रेजी हिंदी मैंने गाली अब शब्द बोले हो तो बता दीजिए आप। मैं बता रहा हूँ ना क्या बोला आपने राजस्थान की पंचायत को सर्कस बोलकर संस्कृत बोलकर राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत का अपमान करने का प्रयास किया। राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष पर आपने बार बार पक्षपात का आरोप लगा उनका अपमान करने का प्रयास किया। मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, आपने अभी वन विभाग की भूमि को लेकर, मुझे लगता है कि मुस्कुराने का विषय नहीं है, सीरियस होकर बात सुनने का विषय। शायद राजकुमार जी मैं आपको आपके एक अच्छे व्यक्ति है इसलिए आपको समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मुस्कुराना बहुत अच्छी बात है, सेहत के लिए ठीक होता है। राजस्थान में जिस प्रश्न को लेकर अभी आप वन विभाग की भूमि को लेकर प्रश्न खड़ा कर रहे थे, मैं आपके माध्यम पूछना चाहता हूँ राजस्थान की विधानसभा में इस प्रश्न को आपके किस विधायक ने वन मंत्री के समक्ष उठाया, बता दें। प्रश्नकाल में उठाया, शून्यकाल में उठा दें, वह बता दें। आपने कभी इस विषय को लेकर राजस्थान विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष के पास इस प्रश्न को पहुंचाया तो बता दें। ये डिबेट को विषय को राजस्थान विधानसभा के अंदर उठाने वाली बात झूठ बोलकर दिग्भ्रमित करने का प्रयास नहीं कर ज्यादा मेरा आपसे विनम्रता से अनुरोध है। लेकिन आपने चूंकि डिबेट का विषय था, आप इस डिबेट पर थे, आपने उस डिबेट के विषय को राजस्थान की विधानसभा में कब उठा मुझे बता तो अच्छा लगता कि आज हमारे इस विधायक ने, इस माननीय डोडासरा जी ने, माननीय जूली साहब ने, अन्य किसी व्यक्ति ने, माननीय धारीवाल जी ने, माननीय गहलोत साहब ने, माननीय सचिन जी ने इस विषय को राजस्थान की विधानसभा में उठाया। मैं समझता हूँ कि शायद आज के प्रश्न आपके क्या कहते, मैं आप चाहे तो पढ़ के बता दूं आपके किस विधायक ने क्या क्या प्रश्न आपके पूछे, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक के मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन आज ऐसा कोई प्रश्न किसी भी विषय पर नहीं उठा। लेकिन इसलिए क्योंकि डिबेट के विषय को आप संसद के का विषय बताएं तो ठीक नहीं है। अब आपने मदन दिलवार जी के विषय को बात की, निश्चित रूप से माननीय मदन दिलवार जी ने कुछ कहा, उसके खेद व्यक्त किया तो खेद व्यक्त करने से माफी मांगने की व्यक्ति छोटा नहीं होता। मैं समझता हूँ कांग्रेस के नेताओं को इसे सीख लेने की आवश्यकता है। यदि आपने 1975 में आपातकाल आकर एक लोग का गला कट काम था, उस पर माफी कांग्रेस मांगने ठीक होता। 1984 के दंगों के सिख दंगों में सिंहों को
सिखों की जिस प्रकार हत्या की गई तो कांग्रेस माफी मांग लेती तो ठीक होता। हमारे किसी नेता ने यदि अपने शब्दों के माध्यम से किसी को ठेस पहुंच गई हो तो उन्होंने माफी मांग ली। मैं समझता हूँ माफी मांगना बहुत बड़ी बात होती है, खेद व्यक्त करना बहुत बड़ी बात होती है, इसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। और जिस प्रकार का आप उनका मखौल उड़ाने का प्रयास करते, मैं समझता हूँ साधुवाद देना चाहिए। और आपको ध्यान दिला दूं, आपके नेता प्रतिपक्ष ने भी जो धन्यवाद ज्ञापित किया संसद के अंदर, आप उनके माफी मांगने को लेकर आप फांसी उड़ा रहे थे, तो मुझे लगता है कि शायद ठीक से आप अपने नेताओं से बात कर लेते इस विषय पर क्या कहना है। माननीय डोडासरा जी हो, माननीय जूली साहब हो, अन्य आपके शाब्दिक नेता हो, उन सभी ने आज इस पर माननीय मदन दिलावर जी को जो व्यक्तिपूर्ण खेद व्यक्त किया, उसका सभी ने उनको संतोष के साथ सुना है, उनके व्यक्तियों को सुना है, उनके भाषणों को सुना है। तो समझो इस प्रकार प्रश्न खड़ा करके आप इस डिबेट का न्याय नहीं कर रहे, अपनी पार्टी साहब न्याय नहीं कर रहे, राजस्थान जनता का न्याय कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, बिजली के मुद्दे के अलावा आज एक और मुद्दा, आज ही नहीं बल्कि बार बार जिस दिन कार्यवाही हो रही है उसी दिन ये मुद्दा उठ रहा है किरोड़ी लाल मीणा को लेकर के। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा तो दे दिया, मगर अभी तक मंजूर हुआ नहीं है और विपक्ष बार बार सदन में ये सवाल पूछ रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा कहाँ है। क्या कहिएगा? बड़ा सवाल है। देखिए, राजस्थान की विधानसभा में आज जब प्रश्न प्रतिपक्ष की ओर से पूछा गया तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने इस पर जवाब दे दिया कि वो अवकाश पर है। निश्चित रूप से रघुकुल रीत सदा चलिए, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस भाव को चरितार्थ करते हुए माननीय किरोड़ी लाल मीणा ने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद बार बार उनसे हमने आग्रह किया कि उनके इस्तीफे के सामूहिक नेतृत्व की जिम्मेदारी हार और जीत की होती है, उनकी अकेली जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन के साथ उन्होंने अपनी छुट्टी की दरखास्त माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को प्रेषित कर दी है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने अपना विचार, अपने वक्तव्य को आज सदन के समक्ष रख दिया है। इस्तीफे पर क्या हुआ? जेपी नड्डा ने पहली बार मुलाकात करने बुलाया, दूसरी बार का वादा कुछ किया गया बताया था, मगर अभी तक किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली गए नहीं है। उधर भजनलाल शर्मा मुलाकात करके दिल्ली से है, मगर इस्तीफे पर फैसला अभी तक हुआ नहीं है और उन्होंने पूरे कार्यों से, उनका जो विभाग है उसके कार्यों से दूरी बना रखी है। देखिए, निश्चित रूप से अवकाश पर रहने के बाद व्यक्ति दूरी बनाता है, लेकिन उनके विभाग को सतर्कतापूर्वक माननीय मुख्यमंत्री निर्देशों से संभाला जा रहा है। और मेरा सीधे तौर पर मानना है कि माननीय आपके शख्स प्रश्न का जवाब तो माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा साहब या जेपी नड्डा साहब दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते मैं पार्टी की रीति नीति और पार्टी के विषयों पर चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत विषयों पर टिप्पणी करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। मैं समझता हूँ माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा की इस्तीफा उनका व्यक्तिगत विषय है, उस व्यक्तिगत विषय पर उन्हीं का वक्तव्य, उन्हीं के लिए ठीक रहेगा। या माननीय जेपी नड्डा साहब जिनसे मिलकर उन्होंने अपनी बात को रखा है, वे इस बारे में अधिकृत रूप से जवाब दे सकते हैं। तो मेरा तो मानना है कि किरोड़ी लाल जी मीणा के इस्तीफे बारे में मैं कुछ वक्तव्य दूं, ये न्यायोचित नहीं। जी, क्या कहिएगा राजकुमार जी? ऋषिका जी, किरोड़ी लाल जी की अगर ये बात करें तो इन्होंने बढ़िया सा एक दोहा विरागचरितमानस का सुनाया था। मैं किरोड़ी लाल जी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा आपको बहुत शॉर्ट में, कि किरोड़ी लाल जी ने हमेशा उनका मनचाहा पावरफुल पोस्ट मांगने की किया। आप किनके बारे में इतने बढ़िया दोहे का अपमान कर रहे हो, जो पहले भाजपा, भाजपा से राज्यपा, राज्यपा से कांग्रेस, कांग्रेस से भाजपा, जिन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए खुद पार्टियां बना ली, पार्टियां छोड़ दी, वो अगर अपने आप देखिए, उनको बस ये केवल आने वाले उपचुनाव में इस 2 विधानसभाओं के वोट बैंकों को कैसे साधा जाए, उसका पूरा एक नाटक और बना एक ड्रामा तैयार किया है कि मैं लोगों की मार्मिकता से, उनकी भावनाओं से किस प्रकार खेल सकूं कि हाँ, आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपके लिए इस्तीफा दे देता हूं। अरे आप उस व्यक्ति के इस्तीफे की बात कर रहे हो जिसने अपने पार्टी भाजपा से राज्यपाल में चल गए बड़ी पोस्ट के लिए, राज्यपाल से कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस से फिर भाजपा में चल गए। उस व्यक्ति के लिए आप रामचरितमानस के दोहे का अपमान कर रहे हो, बड़ा हास्यप्रदक बात है। और ये सिर्फ और सिर्फ किरोड़ी लाल जी का, अभी आप देख लीजिए उपचुनाव निकले, किरोड़ी लाल जी वही के वही है, जो उनको डिपार्टमेंट दिया जाएगा उसमें खुश रहेंगे, उसी में बढ़िया रहेंगे। बस ये उपचुनाव तक का ड्रामा है। और ये जो मदन दिलावर जी ने जो हिंदू आदिवासी चलाया था, तो ये भी निश्चित तौर पे उपचुनाव तक का ड्रामा था। अभी उसमें बाबूलाल जी खराड़ी कूद पड़े हैं। तो एक बार जो उपचुनाव को लेके जो षड्यंत्र जनता के बीच में रचे जा रहे हैं, क्योंकि इनके 6 महीने के कार्यकाल को देखते हुए तो जनता ने इनको रिजल्ट दिया है। अब उसको कैसे, उस प्रिपरेशन को उसको कैसे बदला जाए, लोगों के बीच में किस तरीके से मजबूती से अपनी पेड़ बना ले। किरोड़ी लाल जी के जहाँ पे स्थानीय जगह पे उनकी पकड़ थी, वो उनसे पकड़ ढीली हुई है। निश्चित तौर पे उनसे वोट बैंक किसका है, अब लोगों की भावनाओं से किस प्रकार खेला जाए, ये किरोड़ी लाल जी का खुद का ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जब से इनका गठन हुआ है तब से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेलने का बात किया है। आप देखिए, इनको इमरजेंसी की बात करते हैं, लेकिन 2014 से जो अघोषित इमरजेंसी देश में लगी हुई है वो इनको कभी नजर नहीं आती। आते इन्होंने जनता के नोट बंद कर दिए। आप देखिए, लोगों के रोजगार के लिए युवाओं को रोड पे ला दिया।
आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे उतरे आज तक भी। और इस देश के अंदर 700 किसान इनके 3 काले कानून की वजह से शहीद हो जाते हैं। हमारे देश की सीमाओं पे विदेशों ने कब्जा कर लिया, लेकिन इनका बस सिर्फ एक ही काम, इस देश के पूंजीपतियों के कैसे उनकी वृद्धि करनी है, उनके धन में कैसे उनको दुनिया का 1, 2, 3, 4 नंबर पे पहुंचाना है। आप देखिए 2014 से इस देश के अंदर चली आ रही, इनको तरह से इमरजेंसी नजर नहीं आ रही, संस्थाओं को इन्होंने कैद कर लिया। विपक्ष के नेता जो इनकी बात नहीं माने, ईडी इनके घर पहुंच जाती, सीबीआई उनके घर पहुंचा दो, इनकम टैक्स कर दो, कैसे भी करके उनको कर दो। तो इसी का जी सीधी सीधी बात है कि ये जो चला है, ये केवल और सिर्फ लोगों का ध्यान भ्रमित करने का ये किरोड़ी लाल जी का इनका चल रहा है, और ये चुनाव तक का इनका सीमित है। इस वक्त राजस्थान में एक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से प्रवक्ता हमारे पास है। इस समय आप दोनों से ये सवाल है, मुद्दा छात्र संघ चुनाव का है। छात्र संघ चुनाव को लेकर के छात्र नेता लगातार मांग उठा रहे हैं, और आज ही आपने देखा होगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया गया। आप दोनों से प्रश्न है, क्योंकि कांग्रेस के राज में, गहलोत सरकार के राज में इस पर बैन लगाया गया, और इधर अब भजनलाल सरकार ने अभी तक इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी नहीं है, और उधर अशोक गहलोत बार बार अब सोशल मीडिया पर ये मांग उठा रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाए। राजकुमार जी, पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगी, कम शब्दों में अपनी बात खत्म कीजिएगा। इसी का जी छात्र संघ चुनाव निश्चित तौर पे होना चाहिए। केवल अशोक गहलोत जी ने लास्ट ईयर इस चुनाव का साथ लास्ट ईयर इस वजह से लगाया था, कोरोना से प्रदेश निकला था, सारी महामारी थी, सब कुछ कवर करते हुए सिर्फ 1 साल के लिए। और जब वसुंधरा राजे सरकार ने छात्र संघ चुनाव पूरे 5-6 साल तक बंद रखे थे, चालू कांग्रेस ने ही किए थे। केवल व्यवस्थाएं देखते हुए, आम चुनाव को देखते हुए, प्रदेश के आम चुनाव को देखते हुए सिर्फ 1 वर्ष के लिए रोका। लेकिन अब ऐसी बिल्कुल भी मुसीबत नहीं है, न तो इलेक्शन है, न ही कोई महामारी है। इनको निश्चित तौर पे छात्र संघ चुनाव करवाना चाहिए, क्योंकि छात्र राजनीति से इस प्रदेश के, इस देश के मजबूत नेताओं का भविष्य निकल के आते, तो निश्चित तौर पे इनको चालू करना चाहिए, क्योंकि अभी किसी भी प्रकार की कोई मजबूरी, कोई बाधाएं प्रदेश के ऊपर नहीं है। जी चलिए, लक्ष्मीकांत जी क्या कहिएगा? राजस्थान के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने आज अपना व्यक्तित्व बड़ी हास्यास्पद स्थिति की, जो आदमी खुद बैन लगाता है। मेरे फाजिल राजकुमार जी कहते कोरोना कालखंड चल रहा था, राजस्थान के निकायों के चुनाव अपने कोरोना कालखंड में करवाए कि नहीं करवाए बताएं। पंचायत चुनाव कोरोना में करवाए कि नहीं करवाए? तो छात्र संघ चुनाव पर आपने आखिर प्रतिबंध क्यों लगाया, आप बताएं। आप जिस पर कह रहे हैं कि इससे कोरोना फैल जाता नहीं फैल जाता, पंचायत चुनाव और स्थानीय निकायों के चुनाव आपने करवाए, और उसके बाद छात्र संघ चुनाव पर बैन लगाए। आखिर आपकी दोहरी मानसिकता का परिचय है कि नहीं है? आज आप सत्ता में नहीं है तो आप प्रश्न खड़ा करेंगे चुनाव करवाइए। अरे भाई, जब आप थे आपने बैन लगाया। माननीय भजनलाल जी इस विषय पर सरकार विचार करें, जल्दी इस पर निर्णय होगा। मैं अब राजकुमार जी, ये बीच में डिस्टर्ब आता है, गंदी है। आप छोटे भाई समझा रहा हूँ आपको मैं वो ढंग से। अब आपकी कुछ बातों का जवाब देता हूँ, साल के कुछ समय बचा है मैडम आपके पास? बहुत कम समय, कुछ बातों का जवाब दे दूंगा राजकुमार जी, आप कहें तो। हाँ जी, जल्दी परम सत्य राजकुमार जी, भाई साहब भी फरमा रहे थे करोड़लाल जी मीणा फलानी पार्टी से वाले। अरे आपका पूर्व मुख्यमंत्री, जिसे आपका नेता, सदन का नेता, मुख्यमंत्री निकम्मा और नकारा कहता था, वह आपकी पार्टी का नेता सचिन पायलट, जिसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपने देवराज हर्ष, जिन्होंने कांग्रेस तोड़ी, वे आपके नेता रहे, आप वापस कांग्रेस में गए। सम्मानीय इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने पहली बार कांग्रेस तोड़ने का काम किया, और इंदिरा कांग्रेस आई बनाई, वे कांग्रेस में वापस गई। आपके सम्मानीय एनडी तिवारी साहब कांग्रेस में गए और आए। आपके शरद पवार जी अच्छा कांग्रेस पिछले कुछ इनके बने घूमती कांग्रेस, महाराष्ट्र में घूमती है, कांग्रेस के नेता थे कि नहीं थे? देवराज हर्ष कांग्रेस नेता थे कि नहीं थे? आप बताइए, ये कामराज कांग्रेस नेता थे कि नहीं थे? कितने लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस में गए? ये राजनीतिक विषयों का चर्चा का विषय नहीं है। कुछ लोग छोड़ेंगे, कुछ लोग जाएंगे आएंगे। इसके माध्यम से आप सम्मानित करोड़लाल जी मीणा का चीरण करने का कुसंगित प्रयास करें मेरे फाजिल दोस्त राजकुमार की, तो मैं समझा देता हूँ आपको पूर्णतया कि राजनीतिक क्षेत्र में आपकी ममता शर्मा कुछ पूर्व भारतीय जनता पार्टी थी, आज कांग्रेस में। जनार्दन सिंह गहलोत साहब पहले बीजेपी में थे, आज कांग्रेस में। तो इस बात को आप जरा टिप्पणी आप करते हैं हमारे पर, ये नैतिक नहीं है। और मैं समझता हूँ इमरजेंसी कालखंड के लिए आपकी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कम से कम राजकुमार जी आप ही माफी मांग ले कांग्रेस के नेता के नाते, तो अच्छा रहेगा। फिर आपको कुछ आपने बार बार कैसे बातों को दोहराया। मैं समझता हूँ कि मैडम आपके कुछ समय है क्या आपके पास? जी लक्ष्मीकांत जी, राजकुमार जी इस मुद्दे पर बाद में एक बार फिर से बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए तमाम मुद्दों पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। तो इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान विधानसभा का जो दिन आज का था काफी हंगामेदार रहा। पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दों को लेकर जो नोकझोंक हुई, उस पर हमने बातचीत की बिजली के मुद्दे पर, बातचीत की किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर, और इसके साथ ही छात्र संघ चुनावों को बहाल करने को लेकर। आपका क्या कुछ ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।